चैप्टर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का सफर 1934 से शुरू होता है, जब एम एन रॉय ने भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया रखा। ये एक ऐसी असेंबली होती जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करती। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की, जिससे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो सके। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से घोषणा की कि फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा तैयार किया चाहिए, जो एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर चुनी जाए। 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिमांड को प्रिंसिपल में एक्सेप्ट किया, जो कि अगस्त ऑफर के तहत था। 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आया, जो एक ड्राफ्ट प्रपोजल था कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लागू होगा। लेकिन ये प्रपोजल मुस्लिम लीग द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने चाहा कि भारत को दो ऑटोनोमस स्टेट में बांटा जाए, हर एक के पास अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। इसने दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक ऐसा स्कीम पेश किया जो मुस्लिम लीग ने ज्यादातर एक्सेप्ट किया। इस मिशन के मेंबर थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ये सभी घटनाएं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड और उनके फॉर्मेशन की तरफ ले जाती है, जो आखिरकार भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मददगार साबित हुई। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सिटिंग हुआ। इसमें मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो असेंबली के सबसे बूढ़े सदस्य थे, उन्हें टेम्पोररी चेयरमैन बनाया गया, जो फ्रेंच प्रैक्टिस के अनुसार था। इस दिन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचार्य का चयन किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल को दर्शाता है। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया, जो भारत की पहचान बन गया। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, जिसने भारत और पाकिस्तान के डोमिनियन की स्थापना की। पाकिस्तान का गठन 14 अगस्त को हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया। ये दिन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन था। 24 जनवरी 1950 को भारत का नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम एडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जिससे भारत एक रिपब्लिक बना। फिर 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक भारत में पहले जनरल इलेक्शन का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं कंपोजिशन की। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। इस असेंबली का टोटल स्ट्रेंथ 389 मेंबर था, जिसमें 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया से और 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट से। इन 296 मेंबर में से 292 मेंबर को 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस से और 4 मेंबर को 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से चुना गया।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन में इसमें हिंदूज, मुस्लिम, सिख, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इन सभी सेक्शंस के वुमेन भी शामिल थी। सीट एलोकेशन का सिस्टम देखते हैं। हर प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को उनकी पॉपुलेशन के आधार पर सीट एलोकेट किया गया। हर ब्रिटिश प्रोविंस में एलोकेटेड सीट को तीन प्रमुख कमिटीज, मुस्लिम, सिख और जनरल के बीच उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा गया। वोटिंग मेथड में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम था, जो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन के लिए था। प्रिंसली स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स को उनके हेड द्वारा नॉमिनेट किया जाना था। मेंबर की भारतीय प्रक्रिया पार्शली इलेक्टेड ब्रिटिश प्रोविंस से और पार्शली नॉमिनेटेड प्रिंसली स्टेट के हेड द्वारा थी। मेंबर को प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाना था। महात्मा गांधी इस असेंबली का हिस्सा नहीं थे, जो एक खास बात है क्योंकि उनकी नॉन वायलेंट फिलोसफी और सामाजिक सुधार के लिए किए गए प्रयास भी भागीदारी का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। 93 सीट्स को प्रिंसली स्टेट्स के लिए एलोटेड थी, उन्हें भरा नहीं गया क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहने का फैसला किया। इसका मतलब है कि उन स्टेट्स ने असेंबली के गठन में भागीदारी नहीं की। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक महत्वपूर्ण घटना थी जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रस्तुत की। ये एक हिस्टोरिक रिजोल्यूशन था जो भारत के लिए एक नए रास्ता प्रदर्शित करता था। ये रिजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को असेंबली द्वारा एडॉप्ट किया गया। इसका प्रभाव इतना गहरा था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का एक मॉडिफाइड वर्जन है। मई 1949 में इस असेंबली ने भारत की कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेक्टिफाई किया, जो देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूती दे। 22 जुलाई 1947 को इसने नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया। ये ट्राइकलर फ्लैग अब भारत की पहचान बन गई। 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को भी अपनाया गया, जो देश की एकता और समृद्धि का प्रतीक है। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला प्रेसिडेंट चुना गया, जो एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। फाइनल सेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन इस असेंबली ने 26 जनवरी 1950 से लेकर नए पार्लियामेंट के गठन तक मई 1952 तक प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के रूप में काम किया। इस असेंबली की टोटल सेशन 11 थी, जिनका समय 2 साल 11 महीने और 18 दिन था, और इसका टोटल एक्सपेंडिचर 64 लाख था। बात करते हैं मेजर कमिटीज की। जवाहरलाल नेहरू ने कुछ इम्पोर्टेंट कमिटीज की स्थापना की, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी। ये कमिटीज भारत के संघ और राज्यों की व्यवस्था को समझने और प्रस्तावित करने में मददगार रही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी की चेयरमैनशिप ली। इन कमिटीज ने असेंबली की कार्यवाही और नियम व्यवस्था का तय की। सरदार पटेल ने प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया की चेयरमैनशिप ली। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जो भारत के नए संविधान को तैयार करने का काम करती थी। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में।
ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे, एन गोपाला स्वामी अय्यर, अलादीन कृष्णवामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवा राव, टी टी कृष्णमाचारी। अब बात करते हैं इनेक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनेक्टमेंट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। उस दिन 299 सदस्य में से सिर्फ 284 मेंबर प्रेजेंट थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर किए। इस समय संविधान में प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल इंक्लूड थे। प्रियम्बल को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट के बाद लागू किया गया ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की दर्शन को व्यक्त करे। इन्फोर्समेंट कुछ प्रोविजन 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गई, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। ये प्रोविजन आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 में शामिल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्य भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो भारत के रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी याद किया जाता है, जो लाहौर सेशन जो कि दिसंबर 1929 के दौरान भागीदारी से मनाया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सारे इनेक्टमेंट को कैंसिल किया गया, लेकिन एबोलिशन ऑफ प्राइवेसी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाथी का प्रतीक संविधान सभा का प्रतीक सील के रूप में एलिफेंट यानी कि हाथी को अपनाया गया था। ये संविधान की शक्ति और समृद्धि को दर्शाता है। सर बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशन सभा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एच बी आर एंगर्ड संविधान सभा के सेक्रेटरी थे, जो सभी गतिविधियों को संभालते थे। एस एन मुखर्जी संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य ड्राफ्टमैन थे, जिन्होंने संविधान के दृष्टि को व्यक्त किया। प्रेम बिहारी रैजादा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कैलीग्राफी की, जो इससे सुंदर और प्रभावित बनाता है। नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा इन दोनों ने संविधान को सजाया और सुंदरता दी, ताकि ये न सिर्फ कागज पर हो बल्कि आंखों को भी भाए। हिंदी कैलीग्राफी हिंदी रूप में कैलीग्राफी वसंत कृष्णन वैद्य ने की, जिसे नंदलाल बोस ने इल्यूमिनेट किया। अब बात करते हैं हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1987 में 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इसने हिंदी भाषा में एक प्रामाणिक हिंदी टेक्स्ट की कमी को दूर करने के लिए आर्टिकल 394A को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में शामिल किया। इसके तहत राष्ट्रपति को संविधान को हिंदी टेक्स्ट में अनुवाद करने का काम दिया गया
और हिंदी टेक्स्ट को सुधारने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी।